दोस्तों, आपका स्वागत है। आरएएस मेंस जो 2022 में हुई है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको हम 3 पार्ट में जो आंसर है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले इतिहास, कला और संस्कृति, उसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था, फिर समाजशास्त्र, लेखांकन और मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है उसका अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, चारों पेपर में क्या आंसर होने चाहिए हमारे, किस तरीके से हमें लिखना था और किन चीज़ों को ध्यान में रखना था, वो सारी बातें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो भी प्रश्न उत्तर है ये सब हाथ से मैंने खुद ने लिखे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि हमें उत्तर लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से शब्दों का चयन करना चाहिए ताकि हमारी परीक्षा में गलती ना हो और हम बढ़िया तरीके से अपने जो आंसर राइटिंग है उसको कर सके। तो सबसे पहले जो आपके प्रश्न था वो आप लोगों के ये था कि भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत यानी रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 का उल्लेख करो। अब देखो, इस पोर्शन से ये जो आपके महाजनपद काल वाला भाग है, इसके समय ये दर्शन और जितना भी विकास हुआ उससे हर साल एक प्रश्न आता है, चाहे प्रस्थान त्रयी की बात हो आपके, चाहे आपके इसकी हो या नास्तिक संप्रदायों की हो। 3 सालों से लगातार जो है इस पार्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक आप सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये लिख सकते हो। तो कोई भी 4 अपने को बताने थे तो वो आपके ये हो गए। फिर था अगला प्रश्न जो था, ये भी अपने सारा बुकलेट्स में से है, मैं आप सबको बताऊंगा कि कितने प्रश्न जो है वो आए हैं। दूसरा जो प्रश्न है, रावण हत्या क्या है। अब देखो, यहाँ पे प्रश्न था रावण हत्या क्या है, रावण हत्या क्यों बजाया जाता है, किस अवसर पे, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी गई। सिर्फ ये था कि रावण हत्या क्या है, तो आप लिखते एक तत्वाद्य यंत्र है, बस इतना ही आंसर है जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे कि वास्तव में वो क्या है ये पूछा है। सिर्फ रावण हत्या होता तो आप इसमें कई सारी चीज़ें लिख सकते थे, किस अवसर पर जो है इसको बजाया जाता है, क्या है, कौन प्रसिद्ध इसके जो है आपके कलाकार है, वो सारी बात आती। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन था सिर्फ रावण हत्या क्या है, तो आप ये लिखते कि एक तत्वाद्य यंत्र है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सुहारवर्दी सूफी सिलसिलों से जो है आपके पूछा है कि सुहारवर्दी सूफी सिलसिला का वर्णन करो। अब 15 शब्दों में वर्णन करना है। क्या बात लिखनी थी कि वहदत उल वजूद, क्योंकि सर्वेश्वरवादी ये थे, वहदत अल सुहूद, और 2 प्रकार के थे आपके। तो वहदत अल वजूद की मान्यता वाला बासरा सूफी सिलसिला, ये बेसरा नहीं बासरा, यानी शरीयत को मानते थे। राजकीय सहायता इन्होंने स्वीकृत की जबकि चिश्तियों ने नहीं की थी। संस्थापक शेख सुहारवर्दी थे और भारत में बाहुद्दीन जकारिया ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो ये बातें जो थी वो आपके इसमें आनी चाहिए 15 शब्दों में जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके कि अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका रही। तो भारत छोड़ो आंदोलन भूमिका ध्यान रखनी है। दूसरे विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज वाला यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि वो तो सेकेंड वर्ल्ड वार और वो अलग मुद्दा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में भूमिका लिखनी थी, तो अपने को लिखना था कि भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया, श्रम सेवकों की भर्ती में योगदान और दूसरी श्रेणी के नेतृत्व करता थे, क्योंकि प्रथम श्रेणी के जो नेतृत्व करता थे वो 0 आवर में आपके गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये बात जो है वो आपके इसके उत्तर में आनी थी। लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ चित्रित किया, यहाँ पर्टिकुलर नाम से पूछा है, तो ये आपके मिलान के सांता मारिया डेल ग्राजी स्थान पर। अब देखो, ये लगभग सभी के गलत हुआ है, तो यहाँ पे तो 0 है। अब ये अरुणा आसफ अली वाले में 1 नंबर मिलेगा और जिसने ये लिखा है तो उसको 1.5 नंबर तक आपके मिल सकता है। सामान्य लोगों की बात और एक जो अपने स्टूडेंट थे उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने पूरा पढ़ा रखा था, 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन सामान्य जो आपके तैयारी करके जिन्होंने लिखा है उसको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे इस वाले भाग में 2 नंबर मिलेंगे जिसने ये बात लिखी। बाकी आपने अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना जिसने लिखा है उसको 2 नंबर है। और यहाँ पे ये आने चाहिए था आपके 2 नंबर। तो यहाँ पे जो था, मेरा ये मानना है कि ये जो 10 नंबर है उसमें जो आपके सामान्य जिसने इसको लिखा है उसके इससे ज़्यादा नंबर जो है वो आपके नहीं आएंगे इतिहास में। तो पहले में तो ये स्थिति रहेगी, जो आपके जिन्होंने इतिहास को गंभीरता से नहीं लिया, तो इतिहास ने उनके साथ बहुत गंभीर व्यवहार किया है, वो आप यहाँ देख सकते हो। फिर है आपके मंदिर स्थापत्य, 50 शब्दों वाले। मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण करना था कि क्या विशेषता थी राज सिंह शैली की, तो विशेषताएं लिखनी थी। यहाँ सिर्फ 3-4 मंदिरों के नाम लिखने से आपका आंसर पूरा नहीं होगा। विशेषताएं क्या थी, पहला तो था संरचनात्मक मंदिर,
तो पूर्ववर्ती चट्टान काटकर निर्मित मंदिरों के स्थान पर स्वतंत्र या नींव डालकर मंदिरों का निर्माण किया गया, जैसे शौर या तटीय मंदिर व कैलाशनाथ मंदिर। तो पहली विशेषता तो आपके ये हुई 1 नंबर की। दूसरी विशेषता है कि द्रविड़ वास्तुगत विशेषताएं, यानी कि विमान गोपुरम विशेषताएं जो है वो। तो सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो आपके राज सिंह शैली की थी कि यहाँ द्रविड़ वास्तु विशेषता है वो आपके पूर्ण पराकाष्ठा पर मिलती है। तो ये 2 नंबर का आपके। अलंकरण, मंदिर दीवार व स्तंभों पर महाभारत व रामायण के कथानक, ये आपकी विशेषता हुई। चौकोर गर्भगृह व ईंटों से निर्मित मंदिर, तो ये आपके हो गया। तो कुल मिला के ये 5 नंबर जो है आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आपने अगर एक एक विशेषता पर अगर ध्यान दिया है तो, और आपने अगर नाम लिखे हैं कांची का कैलाशनाथ मंदिर, शौर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो फिर आपके यही नंबर है इसमें आएंगे आपके, द्रविड़ शैली लिखा है तो। और अगर आपने पूरी विशेषता लिखी है तो फिर ये प्रश्न आपको 5 नंबर देने वाली स्थिति में ले जाएगा। और बड़ा प्रश्न ये तो बहुत ही शानदार था आपके, और ये यहाँ पे 0 नंबर ही मान के चलो लोगों के, या 1 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। कि बिहार के शेर के नाम से विख्यात क्रांतिकारी जिन्होंने गुरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया, अतरौलिया व में मिलमैन तथा आजमगढ़ में डेम्स को पराजित किया, घायल होने पर अपने ही बाजू को काटकर गंगा की भेंट चढ़ाने वाले वीर सेनानी ने सैन्य रणनीति व कौशल से अंग्रेजों को चकित किया, शाहबाद व आरा में एक तरह से स्वतंत्र सत्ता स्थापित की तथा जीवन पर्यंत अंग्रेजों की गिरफ्त से दूर रहे, स्वतंत्र रहे। अगर आप ये है तो आपको 4 नंबर तक मिलेंगे। इसमें और भी संभावना है 1 नंबर की, जिसमें कईयों को हराया, उन्होंने कैसे प्रशासन, जो अपने पास यहाँ स्पेस कम है तो अपन उसमें वो भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो 4 से 5 नंबर लाने हैं तो ये है। तो यहाँ पे लोगों के जो स्थिति है वो आपके ये है इस प्रश्न में। अब देखो, एकीकृत राजस्थान में सिरोही का जो विलय है उसके बारे में बताना था। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखो, पूरी घटनाक्रम बताना था। तो आप यहाँ बताते कि जनवरी 1950 में माउंट आबू सहित सिरोही का भाग गुजरात में मिला दिया गया। दिलवाड़ा का वह आबू बम्बई प्रांत, क्योंकि वो अब उस समय बम्बई प्रांत था, गुजरात उसी का ही पार्ट था, तथा हातल सहित क्षेत्र जो थे जहाँ पे गोकुल भाई भट्ट रहने वाले थे वो राजस्थान में मिलाया गया था। इससे गोकुल भाई भट्ट व बलवंत सिंह मेहता ने आंदोलन खड़ा किया, जिसके कारण भारत सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। अतः 1 नवंबर 1956 जो सप्तम चरण है, 6ठे चरण में ये बात हुई, सप्तम चरण को में माउंट आबू का क्षेत्र पुनः राजस्थान में मिलाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। तो ये आपको 4 से 5 नंबर जो है उस स्थिति में ला सकता है। आप पूरी जो कहानी है वो आप अगर यहाँ पे लिखते हो तो। फिर आपके प्रश्न था बेगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी कि इसकी उपलब्धियां और इसकी क्या लिमिटेशंस रही, वो चीज़ यहाँ लिखनी थी। यहाँ न तो घटनाक्रम लिखना था, न ही प्रकृति या विशेषता बतानी थी। तो बेगू किसान आंदोलन के आलोचनात्मक पहलू को उपलब्धियों व सीमाओं के रूप में समझा जा सकता है। पहले आपको ये लाइन बतानी है, फिर उपलब्धियाँ क्या थी। तो उपलब्धियाँ थी किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन व धारा से जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो आपके राजस्थान के किसान थे वो भी, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया और कुछ ऐसे नेता थे जिनके राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क थे, तो इसने राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान के किसान आंदोलनों को जोड़ने में मदद की आपके। फिर उसके बाद आप ये लिख दे कि राष्ट्रीय आंदोलन में उत्पन्न गतिरोध को दूर किया। 1921 तक आते आते लास्ट में और 22 के शुरुआत में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में एक गतिरोध की स्थिति पैदा हुई, तो उसको आगे तक इस आंदोलन ने कुछ 2-3 सालों तक आपके जारी रखने में मदद की। एक नेतृत्व वर्ग तैयार किया जिसने आज़ादी के बाद राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप ये बता सकते हो रामनारायण चौधरी वगैरह। तो एक नेतृत्व वर्ग तैयार किया जिसने बाद में जो राजस्थान की राजनीति आज़ादी के बाद उसमें भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जागीरदारों व ठिकानादारों के शोषण के प्रति जागरूकता पैदा की किसानों में, तो ये तो उपलब्धियाँ थी। लिमिटेशंस क्या थी, क्योंकि आलोचना करनी थी हमें, तो जाति विशेष की भूमिका, जैसे धाकड़ जाति, उसका प्रभुत्व रहा। नेतृत्व में एक रूपता का अभाव था, कोई गोपनीय तरीके से नेतृत्व करने की कोशिश कर रहा है तो एक रूपता का अभाव देखा गया। फिर आपके हिंसात्मक घटनाएं हुई जिससे आंदोलन कमजोर हुआ और अधिकतर मांगे मनवाने में किसान असफल रहे। ट्रेंच आयोग गठित हुआ लेकिन उसमें भी जो है मांगे अधिकतर उनकी मानी नहीं गई। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये था आपके बेगू के आलोचनात्मक परीक्षण की जो बात थी। फिर था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करो। तो अपने को ये
पूरा वैचारिक पृष्ठभूमि की बात जो है वो बतानी थी कि किस तरीके से बुद्धिजीवियों का योगदान रहा। तो उसमें आप देखते कि वैचारिक पृष्ठभूमि में शिक्षा, पत्रकारिता व विचारकों का विशेष योगदान रहा, यानी कि एक तो एजुकेशन, एक आपके पत्रकारिता और तीसरे थे विचारक। कैसे कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्थापित विचार केंद्र था, जिसमें अमेरिकन मुद्दों पर चर्चा की, जिससे जागरूकता उत्पन्न हुई। कॉलेज व विश्वविद्यालय, हार्वर्ड कॉलेज 1636 और विलियम एंड मैरी कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही आपके। फिर था पत्र पत्रिकाएं, बोस्टन न्यूज़ लेटर आपके 1704 में, और न्यूयॉर्क गजट ने भी राजनीतिक चेतना जागृत की। टॉमस पेन ने कॉमन सेंस के जरिए लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा की, और विचारक में पैट्रिक हेनरी, जेम्स ओटिस व सैमुअल एडम्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो फिर आपके 5 नंबर के आप हकदार बनते हो जब इतनी सारी चीज़ें इस जो स्पेस दिया हुआ है उसमें आप लिखते हो, तो आपकी स्थिति ठीक होती है इस वाले प्रश्न उत्तर में आपके। फिर आपके क्वेश्चन था कि राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में जो क्लासिकल लिटरेचर है उसमें चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करो। अब आपने नाम लिखे हैं सिर्फ साहित्यकारों के, तो आपके इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, यही नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे महत्व पूछा है। और अगर आपने महत्व के दृष्टिकोण से नहीं लिखा है तो फिर आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे, ये आप मान के चलो। तो इसमें सभी लोगों के इससे ज़्यादा नंबर आने की संभावना कम है। कुछ 1-8% है जिन्होंने महत्व भी लिखा है, ऐसे भी है जो प्रश्नों को समझ के लिखते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको नंबर जो है इसमें आपके 6 से 7 मिलेंगे और बाकियों को 2 से 3 नंबर मिलेंगे। क्या महत्व है तो आप देखो इसको कैसे लिखना था कि चारण साहित्य से तात्पर्य चारण, भाट आदि गाथा गायक जातियों की कृतियों व लेखन शैलियों डिंगल व पिंगल से है। अब सारी इसी में आ गई एक लाइन में कि चारण साहित्य से तात्पर्य चारण, भाट आदि गाथा गायक जातियों की कृतियों व लेखन शैलियों यथा डिंगल व पिंगल से है। इस साहित्य का महत्व इस प्रकार है। ये शैली होनी चाहिए अपनी लिखने की। फिर क्या है महत्व, तो फिर बात आती है महत्व की। अब देखो महत्व में हमें क्या लिखना था, पहले तो था समृद्धता, कि ये जो साहित्य एक समृद्ध साहित्य है, ये महत्व है। यह साहित्य राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, जो बात, वचनिका, रासो, दोहो व सोरठों के रूप में स्पष्ट है। यानी कि जो अपन पूरी गाथा कईयों ने लिखी है पूरे 100 शब्दों में, वो तो सिर्फ एक लाइन का ही मैटर है। वो महत्व सिर्फ समृद्धता को बताता है कि साहित्य इतना समृद्धशाली था। दूसरा है शैली, तो गीत शैली चारण साहित्य की विशिष्ट देन मानी जाती है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है महत्व है वो है आपकी उसकी गीत शैली। तीसरा है सांस्कृतिक महत्व, तो राजवंशों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में चारण साहित्य माना जाता है आपके। फिर आपके आता है साहित्यिक महत्व। साहित्यिक महत्व में क्या है, गद्य व पद्य, जो डिंगल पिंगल की अपन बात कर रहे थे, दोनों में इसका सुंदर विकास देखने को मिलता है। फिर आपके ऐतिहासिक महत्व है, मध्यकालीन राजस्थान के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास के स्रोत के रूप में इसका महत्व है। आधुनिक काल में केसरी सिंह बारट का चेतावनी चुंगटिया का अपना विशेष महत्व, यानी कि आपने मध्यकाल से आधुनिक तक आप आ गए। फिर शिक्षाप्रद साहित्य, राजिया के सोरठे शिक्षाप्रद जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं, तो ये महत्व है। तो आप ये मान सकते हो कि अब हमें इतने नंबर मिलेंगे। और अगर आपने सिर्फ नाम लिखे हैं इनके और महत्व के दृष्टिकोण से नहीं लिखा तो मैंने कहा 1.5 से 2 नंबर से ज़्यादा आपके इस प्रश्न में नहीं आएंगे। फिर था थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रश्न है आप इसकी भाषा पढ़ो कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना करो। तो जो थियोसॉफिस्ट थे एनी बेसेंट, आलकोट, मैडम ब्लावेटस्की, उनके मुख्यतः विचार किस प्रकार के रहे, उन विचारों की बात करनी थी। तो क्या विचार रहे, उनकी जो मेन शिक्षा क्या थी उसकी बात है यहाँ पे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा में थियोसॉफिस्ट के विचार या शिक्षा इस प्रकार थे। सीधी सी बात, पहला था प्राकृतिक नियमों के बारे में जानकारी, तो जो नेचुरल लॉ थी उसके बारे में जानकारी दी और उस पर अटूट विश्वास। दूसरा था समन्वयवादिता, सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने पर बल और सार्वभौमिक भाईचारे पर बल, जिसमें जाति, धर्म, लिंग इनके आधार पर जो भेदभाव था उसको अस्वीकार किया गया। फिर थे ओरिएंटलिस्ट, थे ये प्राच्यवादी थे,
प्राचीन धर्म व दर्शन का अध्ययन करना तथा ब्रह्म विद्या जिसको थियोसॉफी कहते हैं उसी पर विशेष जोर दिया गया। विश्व बंधुत्व की भावना थी, यह विचार प्रबल था जो शाश्वत मनुष्य जाति की एकता का पक्षधर था। तो विश्व बंधुत्व की बात भी इन्होंने कही। आपके पुनर्जन्म और कर्म काट, जो आपके कर्मवाद था हिंदू धर्म का सिद्धांत, उन पर भी भरोसा था। पुनर्जन्म में विश्वास, कर्मवाद, कर्म के सिद्धांत व कर्म की महत्ता पर विशेष बल दिया गया। तो अधिकतर जो आपके हिंदू धर्म की बातें थी उसी को ही गौरवान्वित करने की कोशिश इन्होंने की। सामाजिक पुनर्गठन, भारतीय समाज का पुनर्गठन भारत में प्रचलित मूल्यों के आधार पर ही संभव है, इस बात पर इन्होंने जोर दिया। और हिंदू पुनरुत्थानवाद, एनी बेसेंट तिलक ने इस दिशा में प्रयास किया। बाद में मदन मोहन मालवीय भी इसी दिशा में प्रयासरत थे। और हिंदू संस्कृति की स्वीकृति का इसमें दृष्टिकोण देखा जाता। लास्ट में आप लिखते कि इस प्रकार थियोसॉफिस्ट विचारकों ने आध्यात्मिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राजनीतिक राष्ट्रवाद से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में देखा जा सकता है। तो ये था आपके शिक्षा और विचारकों के जो विचार थे मुख्यतः, उन पे इन चीज़ों पर ही हमें फोकस करना था। फिर आपके बड़ा प्रश्न था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास से प्रश्न आया आपके कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करो। तो ये जो थियोसॉफिकल वाला है इसमें भी आपको 6 से 7 नंबर इससे मिल सकते हैं, बाकी तो यहाँ पे 1 नंबर ही आएगा अल्कोट और वो लिखा है। तो आपके जो इतिहास है उसमें मैं लास्ट में बताऊंगा कि सामान्यतः जो क्या औसत रहेगा आपके मार्किंग का। सेकेंड वर्ल्ड वार में देशी उद्योग धंधे, तो इसमें सामान्यतः मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के भी बताए थे कि किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ, क्या पृष्ठभूमि बनी। तो आप इसका आंसर पूरा ढंग से लिखते तो ये इस तरह से होता कि ब्रिटिश सरकार के सहयोगी व्यवहार के अतिरिक्त अन्य कारकों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास में योगदान दिया। कौन कौन से कारक थे, क्या से दिया कि आयातों में कटौती हुई, निर्यातों को युद्ध के दौरान बढ़ावा मिला जिससे भारतीय उद्योगों को देश में एकाधिकार कायम करने में मदद मिली। फिर एक हमने बनाया बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई थी 1940 में। वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड ने उन क्षेत्रों की खोज की जिनसे उद्योगों के बढ़ने की संभावनाएं भारत में थी विश्व युद्ध के दौरान। और कौन से उद्योग थे वो आपके उद्योग थे जैसे औषधि, रंग, कास्टिक सोडा, प्लास्टिक, सुपरफास्फेट, सिलाई मशीन, तार, पंप, तांबा और फेरोमैग्नीज। और इन उद्योगों को सबसे ज़्यादा जो है वो आपके फायदा मिला। फिर है कारखानों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई, ये भी आपके इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो फायदा है वो हम देख सकते हैं। फिर है आपके कपड़ा, लोहा इस्पात, जाजरानी, शीशा और कागज उद्योग को मध्यम लाभ पहुंचा, ज़्यादा नहीं लेकिन मध्यम। इनमें 14 से 15% तक की वृद्धि देखी गई, लेकिन जूट उद्योग वगैरह को इतना फायदा नहीं पहुंचा। पटसन उद्योग में कम वृद्धि थी। फिर जापान का युद्ध में जैसे ही प्रवेश हुआ तो जापान से जो भारत में कपड़ा आ रहा था वो कम हो गया, तो इससे भारत के कपड़ा उद्योग को, वस्त्र उद्योग को भी फायदा पहुंचा। फिर शस्त्र निर्माण और वायुयान के पुर्जे जो है वो विकसित हुए और इस इंडस्ट्री का भी भारत में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान विकास हुआ। लेकिन क्योंकि डिप्रिसिएशन के कारण बाद में थोड़ी सी मंदी का भी सामना करना पड़ा और भारत में कई औद्योगिक इकाइयाँ थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद रुग्ण औद्योगिक इकाइयों में तब्दील हुई और उस पर भी सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये भी अपन ने यहाँ पे लिखा कि हालांकि युद्ध पश्चात रुग्ण इकाइयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। फिर जो बड़ा प्रश्न था आपके वो था कि औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया और अभी तक वो महसूस किया जा रहा। तो उस संदर्भ में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो कैसे था शुरुआत कि औद्योगिक क्रांति केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं रही बल्कि एक व्यापक सामाजिक आर्थिक क्रांति जो वर्तमान समय तक संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करे। तो अपन इसी प्रश्न को जोड़ के और ये लाइन डाली है कि संपूर्ण मानव जाति को वर्तमान तक प्रभावित करिए। कैसे? तो पहले है सामाजिक क्रांति के रूप में। तो सामाजिक क्रांति के रूप में कैसे है? यहाँ क्रांति पूछ रही, यहाँ सिर्फ सामाजिक प्रभाव नहीं, क्रांति के रूप में यानी इतने कैसे व्यापक बदलाव थे जो आज तक महसूस किए जा रहे हैं, तो उन पे अपने को ध्यान देना है। कैसे? जैसे सामाजिक संबंधों के आधार सूत्र ही बदल गए। पहले जो मानव के सामाजिक संबंधों के जो आधार थे वो आपके थे परंपरागत, भावनात्मक, जाति, कुल। ये अब आर्थिक मापदंड जो है वो आधार बन गए। जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी से संबंध है, नहीं तो नहीं है आपके।
दूसरा जो मुद्दा था, सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हुए जो वर्तमान तक जारी है, जैसे पूंजीवादी और साम्यवादी, वर्ग संघर्ष, ये सारी चीज़ें, बुर्जुआ और शोषित जो वर्ग है आपके उनके बीच का, सर्वहारा वर्ग का, तो ये संघर्ष जो है हम आज तक देख सकते हैं। मध्यम वर्गीय शक्ति की अभिव्यक्ति, पुनर्जागरण जो था उसने मध्यम वर्ग को पैदा किया, लेकिन मध्यम वर्ग ने अपनी शक्ति को दिखाया आपके औद्योगिक क्रांति के दौरान, तो वो एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसी से आगे राष्ट्रीय राज्यों का उदय संभव हुआ, जो आज तक मध्यम वर्ग जो है वो आपके पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में स्थापित है। मालिक व श्रमिक संबंध जो थे वो आपके नकदी आधार पर निर्धारित हो गए। अब कैश नेक्सस के आधार पर जो है मालिक और श्रमिकों के संबंध स्थापित हुए, उसमें भी मेन जो चीज़ है वो आपके ये रही। तो इस तरीके से पूरा संबंधों का जो आधार है वो आपके बदल गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। फिर आपके सामाजिक परिणाम था जनसंख्या विस्फोट और जनसांख्यिकी की समस्याएं उत्पन्न हुई, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हुई जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण। और जो माल्थस है, मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत जो है वो इसी समय ही आपके यूरोप में लोकप्रिय होने शुरू हुए। आर्थिक क्रांति के रूप में कैसे रही, तो आपके औद्योगिक शक्तियों का उदय जो G7 के रूप में देखी जा सकती है। आज भी जो G7 है वो औद्योगिक क्रांति की देन है, जो आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। आपके कारखाना प्रणाली उत्पन्न हुई इससे, और जिससे उत्पादन के तरीके यानी साधन और तरीके दोनों ही बदल गए, जो आज तक जारी है। तीसरा है नगरीय क्रांति और नगरीय समस्याएं उत्पन्न हुई, जो भी अभी तक देखी जा सकती है। व्यापार चक्र उत्पन्न हुए, जिसमें कभी उतार था, चढ़ाव था, कभी उतार था, यानी कि महान मंदियों का दौर जो है वो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। और 1929 में सबसे बड़ी मंदी आई और ये मंदियों का दौर आज तक भी जारी है। और संरक्षणवाद की नीति पैदा हुई, राष्ट्रों ने अपने उद्योगों को संरक्षण देना शुरू किया और वो WTO तक ये चीज़ प्रभावी रही आपके, और WTO ने इस संरक्षणवाद की नीति को कम करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम अगर ये लिखते तो आपके ये प्रश्न जो है 7 से 8 नंबर आपको दिला सकता है। 10 में से 10 तो भाई मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन 7 से 8 नंबर जो है वो आपके इसमें आ सकते हैं। और लगभग 7 से 8 नंबर जो है वो इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, और 7 से 8 आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले में भी आ सकते हैं। तो अगर अपन सामान्यतः देखें नंबर का जो तरीका है वो आपके 4 नंबर देखो इसमें लोगों के आएंगे, ये स्थिति रहेगी। इस वाले में जो 50 शब्दों वाला जो प्रश्न है इसमें आपके स्थिति वैसी रहेगी, क्योंकि यहाँ मंदिर लिख के आए हो 2 नंबर, 1 नंबर कुंवर सिंह में हो गए 3। फिर आपके बेगू किसान आंदोलन, क्योंकि इसमें आपने घटनाएं ये लिखा है, इतनी हिंसाई हुई, वो 2 नंबर से ज़्यादा ये भी नहीं है आपके, तो 5 नंबर हुए। 5 नंबर आपके वहाँ पे हुए बेगू वाले में, और आपके अमेरिका वाले में आपने लिखा तो 3 नंबर यानी 8 नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी, 3 नंबर ये हुए, 5 नंबर बेगू वाले में, मतलब 3 नंबर बेगू वाले में, 2 नंबर, 3 भी नहीं, 3 2 5, 3 2 5, और जो सिरोही वाला है उसमें 2.5 नंबर, 7.5, 7.5 और लगभग 1, 8.5, 8.5 और 2 10.5, तो 4 और 14.5 नंबर। तो ये तो आपके इतिहास में यहाँ पे आए। और फिर आपके आगे वाला जो है उसमें क्या आएंगे वो आप खुद ही देख लो। 14.5 नंबर ये हो गए, चारण साहित्य में 2 नंबर, 16.5, थियोसॉफिकल वाले में एक आध आ जाए तो ठीक है, मान लो आपके 16.5 से 17.5, 17.5, और विश्व युद्ध में देशी उद्योग 2 नंबर, 19.5, 19.5, और लास्ट वाले में 5 नंबर, तो 24.5 नंबर। जो जिसने पढ़ाई की है और अंधाधुंध पढ़ाई की है उसके 24.5 नंबर इतिहास में आएंगे। 30 नंबर इकोनॉमिक्स में मान लो, 54, 54, और 25 से आपके नंबर जो है लगभग सी सेक्शन में 25 से 30 मान लो तो आपके 80 नंबर। ये तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले के आएंगे, बाकी जो जनता है वो 60 से 70 के बीच ही आपके रहेगी। और 80 नंबर तो बहुत ही कम लोगों के आएंगे फर्स्ट पेपर में, इस बार भी जैसा पिछली बार हुआ था आपके। और जिन्होंने ढंग से इतिहास पढ़ी है तो मैंने कहा कि ये 24.5 की जगह 35 नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 75 में से आपके 60 आएंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट के 35 नंबर आएंगे और वो 12 नंबर यहाँ पे बढ़त लेगा, तो उसके 90+ नंबर इस फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कैसे आएंगे वो आप खुद देख सकते हो, वो ऐसे आएंगे जैसे आपके ये देखो पूरा
राज सिंह शैली पूरा पढ़ा रखा था। संरचनात्मक मंदिर कौन से, द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली की विशेषताएं पूरा डायग्राम बना के। थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी पूरी बात, पूरी शिक्षाएं, प्राकृतिक नियम, सभी धर्मों में समन्वय, प्राचीन धर्म व दर्शन का अध्ययन, विश्व बंधुत्व की भावना, ये पूरा का पूरा आपके पढ़ा रखा था। तो 5 नंबर तो कम से कम उसको देंगे 10 में से, जब इतना लिखेगा तो। फिर औद्योगिक क्रांति, प्रश्न ही आपके इस तरीके से पढ़ाया था कि औद्योगिक क्रांति राजनीतिक व सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हुई, केवल आर्थिक रूप से नहीं थी। तो मैंने पूरा इसको बताया था। और प्रश्न भी यही था कि प्रौद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी, सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थी। तो 6 नंबर आराम से आएंगे इसमें, जिसने ढंग से इस चीज़ को समझ के क्लास में लिखा है। तो ये आपके कुंवर सिंह रहे, पूरा बताया था। विंसेंट आयर कैंपबेल लास्ट में लड़े थे। जगदीशपुर आरा में 17 वर्ष के थे, बिहार के शहर थे, और उन्होंने अपना एक हाथ गंगा नदी में भेंट किया। ये सारी बातें पढ़ाई जा चुकी थी आपके, 50 शब्दों में आप आराम से इसको लिख सकते थे। फिर इसी तरह शेख सुहारवर्दी संस्थापक बसरा जकारिया इल्तुतमिश, पूरा का पूरा सुहारवर्दी सिलसिला आपके बता रखा था। और इसी तरह बेगू जो किसान आंदोलन है उसकी प्रकृति और महत्व की चर्चा थी, जिसमें उसकी उपलब्धि और लिमिटेशंस भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अमेरिकन क्रांति, बौद्धिक पृष्ठभूमि पूरी बता रखी थी। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, ओटिस एडम्स, थॉमस पेन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सारी बात जो है वो आपके। और औद्योगिक क्रांति वाला यह प्रश्न था, औद्योगिक क्रांति राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हुई, केवल आर्थिक तक सीमित नहीं रही थी। तो अपना जो मेंस का पढ़ाने का तरीका वो पूरा क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे है, और आपके लगभग क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज में यह प्रश्न था कि अमेरिकन क्रांति में बुद्धिजीवियों का योगदान दो, 50 शब्दों में पूछा था। ये आपके एज इट इज आप देख सकते हो। फिर आपके ये वाला जो 6 दर्शनों की बात थी जो पूछा था आपके, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये वाला भी प्रश्न आप देख सकते हो। राज सिंह शैली ये अपनी किताब में भी पूरा का पूरा दिया हुआ था किस तरीके से चीज़ थी। तो ये सारी बातें यहाँ पे अपना जो मेंस का बैच चल रहा है अभी, शाम को 4 बजे से 7:30 बजे आप उसमें आ सकते हो, अपनी कमियां जो भी रही है वो दूर कर सकते हो। और चारों पेपर ही आपको लगभग 4 महीने में बढ़िया तरीके से करवाएंगे, और क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे अपन करवा रहे हैं, ताकि आपके जो कमियां इस बार रही है वो अगली परीक्षा में नहीं रहे। फाउंडेशन का बैच, इसका जो सेमिनार है 10 बजे अपन ने रखा है 24 तारीख को। जिसको फाउंडेशन करना वो फाउंडेशन कर सकता है, और मेंस की जिसको तैयारी करनी है वो मेंस के हिसाब से आ सकता है। और सारी प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण क्लासेज होगी आपके सभी संस्थानों में पढ़े अभ्यर्थी। 3 दिन डेमो क्लासेज आप आके देख सकते हो, आपको यहाँ पे नया ही मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये तरीका ही मेंस के लिए कारगर है। तो वो आप एक बार बिल्कुल आके देख सकते हो। तो ये आपके मेंस का जो भी है आपके टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग ऐड हो सकते हो, सारी चीज़ देख सकते हो। टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है अभी, और 12 बजे टाइम है आपके। और 10 अप्रैल को एक पेपर हुआ लोक प्रशासन का, अभी अगर आप लोग आके देना चाहो तो ये दे सकते हो। 20 तारीख को यानी परसों संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है। फिर 30 को विधि और व्यवहार है। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो जयपुर में आपको बढ़िया तरीके से मेंस की जो भी कमियां आपकी रही है इस बार सब अपन बढ़िया तरीके से तैयार करवाएंगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर है उसको भी अपन डिस्कशन करेंगे, किस तरह से प्रश्न आए किताबों में से, और जो पढ़ाया हुआ वो भी मैं आप लोगों को इसी तरह बताऊंगा। बाकी पोर्शन भी इसी तरीके से बताऊंगा। ज्योग्राफी तो पूरी आपके 60 में से लगभग जो है हमारा 50 मार्क्स की एज इट इज ज्योग्राफी पूछी गई है, जो टेस्ट पेपर और जो क्लास थी। तो वो भी आप देखोगे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट सहित। तो ये सारी बुक में अधिकतर चीज़ें अवेलेबल थी, बाकी जो है वो क्लास में अवेलेबल थी। अब देखो, अब क्योंकि अगली बार तो ये आपके कुंवर सिंह पूछेंगे नहीं, लेकिन अब लोग इनको पढ़ाना शुरू करेंगे, जबकि अगली बार पैटर्न वापस चेंज होगा। तो हम लोग जो आपको मेंस की तैयारी कराने हैं उसमें हमेशा एक जैसा नहीं है कि पिछली बार वाली पूरी की पूरी इस बार वैसी की वैसी चीज़ें होगी, ऐसा नहीं। हर बार एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार, बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप जो है वो आपको तैयारी कराएंगे। अब जैसे इन्होंने मॉडर्न इंडिया में जो है आपको पूछ लिया उद्योगों के बारे में, और ऐसी चीज़ें थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हटके थी, तो अब अगर आप ये इसके पीछे पढ़ोगे तो अगली बार पता नहीं वो कौन सा पूछे, क्योंकि पिछली बार राष्ट्रीय आंदोलन पूछा था, क्रांतिकारी, पुनर्जागरण ये पूछे थे, लोगों ने वो पढ़ने शुरू किए तो इस बार यहाँ तक पहुँच गया। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपके हर बार चेंज होता है, और जब तक आप उस पैटर्न के अनुरूप नहीं चलते हो तब तक आपको दिक्कतें आती है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही पढ़ो, लेकिन जो व्यक्ति घर पे
पैटर्न के अनुरूप तैयारी करता है तो उसको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आपके बिल्कुल परीक्षा में सफल होता है। जो पैटर्न देखता है, पेपर देखता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो आप चीज़ों को समझ के आगे की जो अपनी तैयारी है उसको अभी से शुरू कर लो, क्योंकि आखिर में सेलेक्ट तो 1000 लोग ही होंगे और 18,000 ने मेंस दी है, तो बाकी जो 17,000 है उनकी स्थिति तो डामाडोल ही है। तो आप अभी अगर वास्तव में आरएस बनना चाहते हो तो अभी से तैयारी पे जुट जाओ आप, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर जून में आपके मान लीजिए वैकेंसी आती है मई या जून में, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, फेब में आपके मेंस होगा। तो अगर आप अभी, जैसे हम 9-10 महीने में फाउंडेशन कराते तो हम तो यहाँ तक करवा लेंगे इस टाइम तक आपके, लेकिन जहाँ पे 2-2 साल फाउंडेशन चलते हैं तभी आप ज्वाइन करोगे तो इस वैकेंसी में तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं, और अगले साल भी अक्टूबर में परीक्षा होगी तब भी नहीं होगे, तो आप 2024 के लिए एलिजिबल होगे। और आपको अगर इस बार वाली देनी है ढंग से तो आप लोगों का स्वागत है। 10 मंथ्स में अपन पूरी तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ होती है। और जो सिर्फ मेंस के लिए आना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे वो आ सकते हैं। अभी हमने इतिहास, कला, संस्कृति वाला पोर्शन शुरू किया है और व्यवहार वाला पोर्शन शुरू किया है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग डेमो क्लासेस लीजिए, 5-7 दिन आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये जो पढ़ाई है आरएस बनने लायक है, तभी आप लोग उसमें एडमिशन लो। बाकी आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा एक बार जब आप लोग क्लास अटेंड करोगे तब। तो इसके बाद अपन अर्थव्यवस्था वाला जो आपके पेपर है उसमें हमारा क्या आंसर हो सकता था, वो आपके बाद जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।